वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि पता होगा, बिहार में बहुत जल्दी आपका दूसरा शिक्षक बहाली देखने को मिल सकता है। हो सकता है जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसके लगभग लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर में दोस्तों आपका दूसरा शिक्षक बहाली आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसको देखते हुए आपका जो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का SCERT सीरीज चल रहा था, इसमें का जो आज वीडियो होने वाला है, क्लास 6 का जो बिहार SCERT बुक है उसका हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम आपको पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो हिस्ट्री का ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 में हम चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 14 तक देखेंगे। इसे 1 से 5 तक ऑलरेडी आपको चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो जाकर वहाँ से देखना चाहे तो देख सकते हैं। इस सीरीज में क्या कर रहे हैं कि आपका जो भी जितना बुक्स है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, उसको हम समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो तब तक आपको एक अच्छा सा बेहतर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाए यहाँ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 के। ये चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर के आपके पास बुक्स होगा, तो बुक में अगर के बिहार SCERT बुक का क्लास 6 का निकालिएगा, जिसका नाम है अतीत से वर्तमान की ओर, जिसका नाम है, अगर उसका आप भाग 1 खोलते हैं, तो भाग 1 में खोलने के साथ में ही जैसे ही चैप्टर नंबर में 6 आइएगा, तो उसका नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। तो देखिए, इसको पढ़ने का क्या बेहतरीन तरीका है। इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहे हैं बुक्स को पढ़ने के बाद, ताकि आपके परीक्षा में वो चीज़ पूछे जा सकते हैं, उसको हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो स्टार्ट हुआ है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक हम हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। 9th और 10th का हिस्ट्री ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आपको 6 से लेकर 10th तक आपका सारा का सारा हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही चैप्टर नंबर 6 में आइएगा, जीवन के विभिन्न आयाम है, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है कि वैदिक साहित्य को भागों में विभक्त है। कई भागों में विभक्त है। क्या क्या कि पूर्व वैदिक साहित्य एक भाग है, और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य में जो आता है वो ऋग्वेद आता है, और जो उत्तर वैदिक में आता है उसके बाद जो 3 अन्य वेद है, जिसको 3 अन्य वेद हैं, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद, ये सारे चीज़ उसमें इंक्लूड करेंगे हैं। याद रखिएगा, वेद जो होते हैं 4 हैं, ब्राह्मण क्या है 9 है, अरण्य जो है 6 हैं, प्रारंभिक उपनिषद 13 हैं, और जो कुल उपनिषदों की संख्या है वो है 108। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया है आपका कि क्या पॉइंट दिया गया है, और देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे दिया गया है कि आर्य जो थे, एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना स्थान बनाया और वैदिक संस्कृति का विकास किया। तो आपसे पूछेगा जो वैदिक संस्कृति का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो वो शुरू किया गया था आप लोग किसके द्वारा, आर्यों के द्वारा। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोप का सम्मिलित जो रूप होता है उसको भारोपीय बोलते हैं, भाषा का अंग है। तो संस्कृत केवल और केवल भारतीय भाषा नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो संस्कृत है, भारत और यूरोप दोनों देशों का मिश्रण है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये एक BBI सवाल है आपसे कि ऋग्वेद में निवास स्थान के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है, तो वो किया गया है सप्त सैंधव। याद रखिएगा। अब ये जो सप्त सैंधव जगह है, वर्तमान में अगर के आपको जानना चाहिएगा, तो वर्तमान में जगह कहाँ पे है, तो ये है पंजाब में। याद रखिएगा। आर्य आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बसे थे। ठीक, तो ये चीज़ है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य जो पेशा था वो था पशुपालन। BBI है, याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ के बढ़िएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका है कि आर्य जो थे जैव, जिसको यौ भी बोलते थे, कि खेती करते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्य आखिर में क्यों केवल और केवल स्टार्टिंग में जौ की ही खेती करते थे। जौ यानी कि इसको यौ भी बोला जाता है। तो आपका पता होना चाहिए, जो ये खेती था जौ का खेती, यह बहुत जल्दी तैयार हो जाता था, और इन लोग का एक जगह खास जगह पे अपना, जैसे वर्तमान समय में घर है, ऐसा कोई घर नहीं था। इन लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते थे, तो इसी की वजह से वो जौ पैदा करते थे, जो कि बहुत कम समय में तैयार हो जाता था। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि आर्य भारत में आए तो वह 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन? एक योद्धा, पुरोहित और जनसाधारण। ठीक, ये चीज याद रखिएगा।
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की कल्पना की गई थी। कौन कौन 4 वर्ण कौन कौन थे ऋग्वेद में? वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 चीज, अब यही चारों चीज को लेकर वर्तमान समय में एकदम युद्ध छिड़ा हुआ है, आपको पता होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य धंधा था। और जो ये आपको पता होगा, देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या सबसे मुख्य पेशा था? वो था आपका कृषि। और आर्यों का अगर के पूछा जाए कि उन लोग का क्या मतलब मुख्य पेशा था, तो याद रखिएगा उनका जो मुख्य पेशा था वो था पशुपालन, पशुपालक थे वो लोग। ठीक, तो इतना समझ गए होंगे। और एक ये सवाल पूछा जाता है कि इनाम गांव कहाँ पे है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र के राज्य के घोड़ नदी, याद रखिएगा ये घोड़े लिखा हुआ है, घोड़ नदी के तट पर स्थित ताम्र पाषाण काल की ये बस्ती थी इनाम गांव। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब जैसे ही क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 अब खत्म करते हैं तो इसमें कुछ आपको MCQs देखने को मिलते हैं, तो उसमें को देख लेते हैं। हो सकता है सवाल उसी से डायरेक्ट पूछ दे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 4। ठीक, पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो वो है ऋग्वेद में। आपको ये सबको पते होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे अगर के देखिएगा तो अगला पॉइंट दिया गया है आपका कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो जो उसका प्रमुख व्यवसाय था मित्र वो था पशुपालन, जिसे ऋग्वैदिक काल में हम बताएं। और जो उत्तर वैदिक काल का था वो था कृषि। ये दोनों चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पूर्व वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। और उत्तर वैदिक काल में क्या था? तो वो था आपका कृषि। अगला है कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? बताएं अभी। ये ताम्रपाषाण कालिक बस्तियाँ थी, महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था आपका परीक्षा के दृष्टि से वो यहाँ पे समाप्त होता है और स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक, तो जिनको भी देखिए बताते हैं इसका PDF चाहिए वो हमारे दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जो अभी नंबर लिख दे रहा हूँ उस पर आप उस व्हाट्सअप कर सकते हैं। या आपको अगर के क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का आपका टीचर का अगर तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक इतना बेहतरीन तरीका का कोई नोट्स मिल जाए ताकि आपको जो परीक्षा को पास करने में एक बहुत ही हेल्प मिल सके, तो मैं खुद से वो नोट्स रेडी किया हूँ आपके लिए। जिनको भी चाहिए वो दिए गए नंबर पर, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 91 76 800 3 4 और 5, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 917680 और 345, ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप केवल वहाँ पे व्हाट्सअप दे के बोल दीजिएगा कि हमको नोट्स चाहिए क्लास 6 से लेकर क्लास 8 टीचर के लिए, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर के, अदरवाइज मैं वहाँ पे आपका कॉमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इस नोट्स में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपके लिए दोस्तों नोट्स को वहाँ पे बनाया है, जो कि आपका पहला एग्जाम हुआ उसको देखते हुए। तो जिसको भी चाहिए होगा ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 7 में देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक राज्य में क्या आपका कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है। महाजन पदों में उपज का जो था वो 1/16 हिस्सा वहाँ पे कर के रूप में जाया जाता था, यानी कि टैक्स देते थे महाजन पदों में। अभी जो टैक्स होता था वहाँ पे उसको बोलते थे भाग, ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि मगध क्षेत्र के जंगलों में कौन सी हाथी प्रचुर मात्रा में थी? तो याद रखिएगा वो हाथी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया गया था। मगध राज की 2 राजधानियाँ थी, आपको पता होगा, एक था राजगीर और एक था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो सबको पता होगा वो उदयन ने उसका स्थापना किया था और अपनी राजधानी बनाई थी। मगध का जो महत्वपूर्ण शासक था वो था बिंबिसार। याद रखिएगा, आप लोग बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है बिंदुसार और दूसरा एक जो आता है वो होता है एक बिंबिसार। ये दोनों में लड़का भर भर के मतलब वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जो देखिए जो बिंदुसार था वो बिंदुसार आपका मौर्य वंश में आता है, ठीक है। और जैसे ही अगर के आप आइएगा बिंबिसार, तो बिंबिसार मगध में के साम्राज्य में ये चीज़ आता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जैसे कि अभी बताएं। मगध के अंतिम नंद शासक कौन थे? तो वो थे घनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ
ठीक है। और लेकिन जो यहाँ पे तो आक्रमण किया था लगभग लगभग शायद हमारे ख्याल से 325 ईसा पूर्व की ये बातें चलती है, उसी समय इसने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन सिकंदर की सेना ने यहाँ भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया था, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त ने घनानंद को युद्ध में पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का आने से पहले भारत पर यानी कि मगध पर किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा वो नंद वंश के शासक था। वो भी जो नंद वंश का अंतिम शासक थे घनानंद थे। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये VVI सवाल हो जाता है, इतना चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट अगर बढ़िएगा तो अगला पॉइंट यहाँ पे है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। कब कब किया जाता था? मौर्य समय की ये बातें चल रही है, यानी कि मगध साम्राज्य की बातें चल रही है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, देखिए आज लगभग शायद 11 तारीख है ना, आज 11 अक्टूबर है। आपका जो रिजल्ट आने की संभावना है, हो सकता है आपको 16 या 15 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो धैर्य से रहिए, जितना भी कट ऑफ जाता है, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ मेरा ख्याल से मैक्सिमम जो जाएगा जनरल का 55 से 60 से, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने चाहिए। ठीक, बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। बहुत ही जल्द आपको जो TRE दूसरा मतलब फेज का जो परीक्षा होने वाला है आपको देखने को मिलेगा। और इतनी जल्दी आपको परीक्षा होगा ना मेरे मित्र कि आप लोग मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगाइएगा। जैसे कि आप लोग स्टेट में कैसे देखें कि 5 दिनों के अंदर में ही आप लोग का परीक्षा ले लिया गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग के पास टाइम नहीं है, अभी तक पढ़ते रहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है समझिए तभी तक आपके पास टाइम है। अदरवाइज जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपका बहुत ही जल्द परीक्षा होने की संभावना वहाँ पे रहेगी। ठीक, तो चलिए पहले आप अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा तो है आपका कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक मतलब संबंध स्थापित किया था। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। किसको? याद रखिए VVI है, सिंधु सभ्यता को। और जो द्वितीय नगरीकरण हुआ था वो उत्तर भारत में हुआ था, आपका बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह जो आपका है उस एरिया में। अगला है यहाँ पे कि महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे कि ऊपर में बताएं 16 महाजन पदों हैं, इसका जो वर्णन मिलता है हमको बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में ये चीज़ को मिलता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि बिहार में स्थित है अंग कौन सा स्थित है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि यहाँ पे ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है। बिहार में स्थित है कौन सा? वो अंग स्थित है। मगध के शासक अजात शत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो वो राजगृह में थी। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से चैप्टर नंबर 7 के जो भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम आपको करा दिए। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जब आइएगा तो उसका नाम है नए प्रश्न और नवीन विचार। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। ठीक, उपनिषद जो थे उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्से थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक बार बहुत सवाल में, जैसे कभी हाल ही में बिहार पुलिस का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि आखिर उपनिषद का क्या अर्थ होता है। तो ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा उपनिषद का जो अर्थ होता है अपने गुरु के समीप बैठना। ये चीज़ याद रखिएगा, गुरु के समीप बैठना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला अगर के यहाँ पे देखिएगा क्या है कि उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि पर चर्चाएं मिलती है। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। उनके पिता का जो नाम था सुद्धोधन था एवं माता का नाम था वो महामाया था। इनका बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। उनकी शादी यशोधरा से हुआ था और उनका पुत्र राहुल था। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का पूरा फैमिली दिया गया है, तो ये चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ये नहीं तो बहुत लोग माता को उसका पत्नी में, पत्नी को उसको बेटे में, ये सब मिलाकर अब कन्फ्यूज होने लगते हैं। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बेटा का नाम राहुल था और माता का नाम, माता से महामाया याद रखिएगा, और उनकी पत्नी जो थी यशोधरा थी और पिता शुद्धोधन थे। याद रखिएगा, सवाल ये सब पूछा जाता है आपसे। जैसा कि अगला टॉपिक मतलब पॉइंट है यहाँ पे कि
बुध ने आरंभिक काल में यहाँ पे है 4 अलग अलग लोगों को देखा। जब वो मतलब घर से निकले थे तो 4 अलग अलग लोगों को देखे। एक रोगी को देखे थे, बूढ़े व्यक्ति को देखे थे और मृतक की अर्थी एवं एक सन्यासी को देखा था। 4 लोग को उनको देखे और वहीं से उनके दिमाग में एक हिट करता है कि ये जो दुनिया है दुखों से भरा पड़ा है और हमको इसको सुधार करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध का जब बचपन से नाम बुद्ध नहीं था, जैसे कि ऊपर में बताएं, इनका जो बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ के नाम से कहे जाते थे, ठीक है। लेकिन ये बाद में इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये मोह माया के जिंदगी से बाहर निकले, तब ये जैसे बुद्ध कहलाएं, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये सवाल बहुत भी आई है, अब बहुत बार ये पूछा जाता है आपसे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला अपना आदेश कहाँ पे दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस घटना के यादगार में, कौन सा घटना इसके बारे में बोल रहे हैं, जो पहला उपदेश दिया गया था, सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। किसने? सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। अगर के अगला पॉइंट की तरफ बढ़िएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि बुद्ध की मृत्यु 50 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो वर्तमान में गोरखपुर में हुई थी। मगध राजा उनके प्रमुख अनुयायी बन गए। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ प्रमुख अन्य लिखा है तो इसको अनुयायी कर लीजिएगा आप लोग। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। तो ये महात्मा बुद्ध से बहुत बार जो सवाल पूछा जाता है तो मैक्सिमम सवाल इसमें से आपको कवर हो जाएंगे। इनका मतलब कब हुआ था मृत्यु, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में, गोरखपुर में, ठीक। अगला यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जैन धर्म के बारे में। तो जैन के बारे में कुछ बहुत पढ़ने के बारे में मिलता है, तो देख लेते हैं इनका क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। कि जो जैन शब्द है वो जिन से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है जीतने वाला, ठीक। संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे। कुल जो तीर्थंकर जैन धर्म में हुए वो 24 हुए। 23वां तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, काशी के अश्वसेन के ये पुत्र थे। 24वां जो थे, जो कि सबसे लास्ट तीर्थंकर थे, वो महावीर थे। महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। इनका जन्म जो था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जातक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। माता जो थे त्रिशला थे, ये वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थे और पत्नी का नाम था यशोदा। और जल्दी से बताइए कि ऊपर में हमने बौद्ध के मतलब गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या बताया, तो जल्दी से ये चीज़ भी बताइएगा कि महात्मा बुद्ध के पत्नी के नाम क्या था, आपको हम बताएं, ठीक। अगर के अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ अगला पॉइंट है आपका स्क्रीन पर कि 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने गर्भ छोड़ा एवं 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए ज्ञान के यहाँ पे ब्रैकेट में देखिएगा कैवल्य लिखा हुआ है, और ये कैवल्य ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितनी बार सवालों मतलब परीक्षाओं में सवाल पूछ दिया गया है कि जो कैवल्य है ये कौन से धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो कैवल्य शब्द है ज्ञान से संबंधित है और ये है जैन धर्म से संबंधित। ये चीज़ आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। और जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 50 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी बेचारे की। अगला के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जैन धर्म अहिंसा पर विश्वास करता था। महावीर अपनी शिक्षा प्रकृति भाषा में दिए थे, जबकि गौतम बुद्ध याद रखिएगा वो दिए थे जो वो पाली भाषा में दिए थे। दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करते हुए चलिए। जैन धर्म 3 मार्ग बताएं, कौन कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 थे। इसी को बोलते हैं त्रिरत्न। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न बोला गया है। और सबसे एक VVI सवाल पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, न कि जैन धर्म से। अष्टांगिक मार्ग, ये सब चीज़ बहुत जरूरी चीज़ है। ये सब सवाल बहुत बार पूछा जा भी चुका है, हो सकता है कि आपका शिक्षक बहाली में पूछ दे ये सवाल। अगला पॉइंट देखिएगा तो आपका यहाँ पे इस चैप्टर से क्या कुछ सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। महावीर ने बल निर्माण कहाँ पे प्राप्त किया था? बल निर्माण मतलब कहाँ पे उनको मृत्यु हुई थी, वो हुई थी पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो जल मंदिर जो है ये आपको यहाँ पे जब गौतम शायद जल मंदिर बोध गया में जाइएगा,
बोधगया में राजगीर में शायद जाइएगा तो वहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला अगर के पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे जो जल में जयपुर लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, मतलब अगला नंबर चैप्टर में जैसे आइएगा तो उसका नाम है आपका प्रथम साम्राज्य। मगध साम्राज्य का महान जो सम्राट था वो अशोक था, आपको पता होगा। और उसके बाद यहाँ पे टॉपिक दिया गया है कि 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध सम्राट का राजा बना, जिसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, वो थी पाटलिपुत्र पटना में थी। प्रशासनिक कार्य करने वाले उच्च पदाधिकारी को अमात्य कहा जाता था। मगध साम्राज्य में जो भू राजस्व था वो 1/6 था या 1/4 था, ये अलग अलग लागू होते थे। 1/6 और 1/4 दोनों वहाँ पे टैक्स दिया करते थे लोग। मौर्य सम्राट 4 प्रांत में विभाजित था, मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी। गांव का मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। अशोक ने कलिंग युद्ध जो कि उड़ीसा में है के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस धर्म के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो वो अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। यह चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ और के बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि धम्म संस्कृत भाषा धर्म का प्रकृत रूप है। धम्म मतलब समझ लीजिए धर्म है। भाब्रू अभिलेख में अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होने की जानकारी मिलती है। किस धर्म में कहा गया है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वो था मतलब अभिलेख भाब्रू अभिलेख होगा आपका। अशोक का अधिकांश अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है तथा 1837 ईस्वी में जो जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज था वो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो याद रखिएगा ये चीज़ों को। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री जो थी संघमित्रा के नेतृत्व में पदाधिकारी का एक दल श्रीलंका भेजा था। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि अशोक स्तंभ का निर्माण चुनार में बलुआ पत्थर के उपयोग से हुआ है। किस पत्थर से हुआ है अशोक स्तंभ का निर्माण, तो बलुआ पत्थर से। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। अशोक स्तंभ के चिन्ह को कब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को यह चीज़ को लागू किया गया। ठीक, तो इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आपका है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह की आकृति है, जिसके मध्य में 24 तिलियाँ हैं जिसे चक्र बोलते हैं, और इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड, एक सिंह की आकृति है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है इनमें से कौन सा उसमें जानवर अंकित नहीं है। तो आपको अगर याद रहेगा कि कौन कौन सा वहाँ पे अंकित है तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर लीजिएगा। कौन सा एक बार फिर बताते हैं, वो है एक शेर तो है ही, उसके बाद हाथी हो गया, एक दौड़ता घोड़ा हो गया, एक सांड हो गया और एक सिंह हो गया। ये चीज़ याद रखिएगा। सांड भी है, मतलब इसको बैल टाइप कभी कभी लिख देता है, बैल या सांड, तो ये चीज़ वहाँ पे याद रखिएगा, वो भी है। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे, और उसके जो नीचे है देवनागरी लिपि में जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हो जाता है। बिहार के चंपारण जिला में राधिया गांव के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो लौरिया अरेराज स्तंभ है ये बिहार के किस जिला में है, तो आप लोग याद रखिएगा चंपारण जिला में ये स्थित है। अब यहाँ पे इस चैप्टर से आपके बुक में क्या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs दिए गए हैं, आप 1 लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, तो ऑब्वियसली मगध का शासक था। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया, तो महात्मा बुद्ध को वहाँ पे प्रभावित किया था, खास करके कब, वो कलिंग युद्ध के बाद में ये चीज़ हुआ था। अगला पॉइंट है आपका कि अशोक के साम्राज्य में उच्च पदाधिकारी को क्या कहते थे, तो उसे अमात्य कहा जाता था। किस युद्ध के जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था, तो कलिंग युद्ध के बाद में ये चीज़ हुआ था। अगला पॉइंट आपका है यहाँ पे कि सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था। ठीक, अगला यहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बाहरी एवं ग्राम्य जीवन। इसमें क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, आने वाले शिक्षक भर्ती के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहला ही पॉइंट आपका निकल कर आता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये सवाल पूछा जा चुका है बहुत बार। देखिए, दो तरह से सवाल बनता है। सबसे पहले पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। और एक और पूछता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ के अलग अलग आंसर होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन 400 साल बाद तूफान से ये टूट गया। उसके बाद इसको रुद्र दमन ने बनवाया था। ठीक है, इसकी जो जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। और फिर 350 साल के बाद ये टूट जाता है, फिर से इसका निर्माण जो कराता है वो स्कंद गुप्त कराता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। जब आपको पूछेगा कि जीर्णोद्धार किसने करवाया था, जीर्णोद्धार जब आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपका जो ऑप्शन में रहेगा या तो रुद्रादमन होगा या तो स्कंद गुप्त होगा। दोनों में से जो भी दिया रहेगा वहाँ पे आप लोग सही कर सकते हैं, वहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज़ों को याद रखिएगा। संगम शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है कवियों का सभा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, पुहार संगम काल की काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह था जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। तो पुहार क्या था, संगम काल का एक बंदरगाह था। हिंद यूनानी भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये सवाल बहुत ही वीवीआई है और कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है इसका कोई पता नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। इसमें से दो या तीन तरीका के सवाल बनते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, हिंद यूनानियों ने जारी किए। कुषाण शासकों ने भारत में भारी मात्रा में सोने के और चांदी के सिक्के जारी किए। अब सवाल पूछेगा सबसे पहली बार किसने जारी किए, तो वो हिंद यूनानी में। बहुत भारी मात्रा में, बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में किसने जारी किए, तो वो कुषाण शासकों ने जारी किए। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। अब इसके पहले एक और पूछा जाता है सवाल कि पहले असमान भार वाले अमानकीकृत सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के क्या थी, यह एक सोने की सिक्के थी। कुषाण शासक सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित था। ये चीज़ याद रखिएगा। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को वेल्लाल एवं छोटे किसानों को उणवार कहा जाता था। ये चीज़ याद रखिएगा। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कैंडेसियार और आदिमई कहा जाता था। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में अब देख लीजिए क्या आपका एमसीक्यूज दिया गया है। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था, तो वो गृहपति कहा जाता था। संगम कालीन यानी कि दक्षिण भारतीय के बारे में बात हो रहा है। संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, अभी ऊपर में ही बताएं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है दक्षिण भारत में बड़े किसानों को वेल्लाल कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट में लिखा होगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है वेल्लाल, ये राइट होगा। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 समाप्त होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना होती है। पहले आया, देखिए यहाँ बताते हैं, पहले जो नंद वंश आया ना, जैसे कि ऊपर में बताया घनानंद इसका लास्ट शासक था। इसको हराने वाला जो था मौर्य वंश के जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसके बाद यहाँ पे आता है आपका मौर्य वंश। नंद वंश के बाद कौन सा वंश, मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद जो आता है चीज़ वो आता है शुंग वंश के बारे में यहाँ पढ़ने को मिलता है। मौर्य वंश का जो सबसे अंतिम राजा था वो बृहद्रथ था। आप लोग याद रखिएगा, सवाल हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। शुंग वंश का अंतिम जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक, बैक्ट्रिया के यूनानी शासक जो थे इंडो ग्रीक थे। सबसे प्रसिद्ध यूनानी जो यवन शासक था वो मिनांडेर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला अगर पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, अगला पॉइंट दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। तो याद रखिएगा मिलिंद पन्ह क्या है, वो मिनांडर और जो नागसेन है ये दोनों के बीच में बातचीत होता है, वही बातचीत का यहाँ पे संग्रह किया गया है इस किताब में। इनकी जो राजधानी थी वो साकल में थी, जो अभी वर्तमान में सियालकोट में पड़ता है। शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। ठीक, इसके बाद शुंग के बाद आते हैं शक। यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन या शक शासन की स्थापना हुई। कभी कभी पूछ देता है आपका
कि सिथियन साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं या किन के बाद ये आए थे। तो सिथियन कभी कभी होता है कि आप लोग पता ही नहीं चलेगा कि सिथियन ये कौन सा था, तो वो शक को ही बोला जाता है। ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे और रुद्रा दमन शकों का प्रसिद्ध राजा था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ आगे बढ़िएगा तो अगला है यहाँ पे आपका कि जूनागढ़ अभिलेख में सातवाहन एवं कुषाणों के साथ संघर्ष की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में? तो जूनागढ़ अभिलेख में। उसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाण अपने आप को मतलब यहाँ पे जो कुषाण थे वो यूची कबीला का एक शाखा था। कौन सा कबीला था ये? तो ये चीज़ थे, सॉरी एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। जो कुषाण थे जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं यूची कबीला से ये संबंधित थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक जो थे वो कुजुल कडफिसस हुआ। इसने काबुल एवं कश्मीर में सत्ता स्थापित किया और यह वंश का संस्थापक भी था, यही कुजुल कडफिसस, याद रखिएगा। इस वंश का महान शासक कनिष्क था कुषाण वंश का, और रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का नियंत्रण था। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे अगर देखिएगा तो है कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वसेन, अश्वघोष और सुमित्रा, नागार्जुन आदि विद्वान रहते थे। ये कवि भी थे, राइटर भी थे इन लोग। तो इसमें से नागार्जुन हो गया, अश्वघोष हो गया और वसुमित्र हो गया। इससे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि किनके शासनकाल में थे, किनके दरबार में थे। तो आपका कनिष्क यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट अगर के तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि बौद्ध धर्म का विस्तार के बारे में। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक, हिंद यूनानी जो अवन शासक थे अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह का अंकित किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था। कौन कौन? एक हीनायान में और एक महायान में। बुद्ध के शिक्षा पर जो विश्वास करते थे वो हीनायान को मानते थे, और जो बोधिसत्व पर विश्वास करते थे अर्थात बुद्ध को भगवान के रूप में देखना, बुद्ध की मूर्ति को पूजना, ये जो लोग विश्वास करते थे ये महायान में विश्वास करते थे। ठीक है, भरहुत जो और सांची का जो स्तूप था वो शुंग कला का उदाहरण है। पूछा जाता है आपसे कि सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप ये किस कला से संबंधित है? तो ये शुंग कला से संबंधित है, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है आपका कि गंधार शैली, इस शैली की अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक, गंधार शैली की अनेक मूर्तियाँ लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालय में भी सुरक्षित है, जो कि पाकिस्तान में है। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। किसको? गंधार शैली को, तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट है कि मथुरा शैली, इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां के अलावा हिंदू जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया जाता है। किसमें, किस शैली में? तो वो मथुरा शैली में। इस शैली में सुंदर और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है मथुरा शैली में, इसमें मूर्तियों को बनाने में। म्यांमार जो है वर्मा में बुद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ है। पूछा जाता है कि किस देश में बौद्ध धर्म के थेरवाद का विकास हुआ है? तो वहाँ पे आपका होगा म्यांमार, वर्मा। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में पहाड़ को काटकर बनाई गई थी, जिसे वहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका होता है ये चैप्टर को समाप्त। और यहाँ पे देख लेते हैं आपका इस चैप्टर में क्या कुछ एमसीक्यूज दिया गया है। प्रसिद्ध यूनानी जो शासक थे वो थे कौन? मिनांडर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो वो था पेशावर। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग, आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। उसके बाद आता है यहाँ का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का जो नाम है बिहार एशियाटी क्लास 6 का बुक का हिस्ट्री का नाम है नए साम्राज्य एवं राज्य। इसमें देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है। मौर्य के बाद गुप्त शासकों ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जिसका संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जैसे कि बताएं। ठीक है, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक था वो जो था श्रीगुप्त था। उसके बाद है समुद्रगुप्त के राजकपि जो थे वो हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, यहाँ पे जो लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है आपसे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त के बारे में एरण अभिलेख में जानकारी मिलती है, ये चीज़ याद रखिएगा।
यहाँ पे आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय शकों से गुप्त वंश को बचाया, इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। कब? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। 58 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत किया गया था। दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, किस समय में भारत आया था। तो पूछा जाता है आपका कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और समुद्रगुप्त ने भारत पर हुणों का आक्रमण को से बचाया था। ये चीज़ याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है किसके शासनकाल में भारत में हुणों का आक्रमण हुआ था, तो वो हुआ था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक, अगला पॉइंट अगर की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है हुण के बारे में। हुणों का साम्राज्य पारसिया से खेतान तक था, फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी अफगानिस्तान की बनियान में था, वामियान में, आप लोग याद रखिए बनियान लिखा गया है यहाँ पे, वामियान में था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पता होना चाहिए। अगला अगर के यहाँ पे पॉइंट की तरफ बढ़िएगा तो अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रथम हुण जो शासक थे जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो थे तोरमार। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त काल में भू राजस्व का जो मतलब प्रतिशत था वो 1/3% था, यानी कि 33% हुआ आपका। कर देने वाले शासन एवं शासक के भूस्वामी को सामंत कहा जाता था। और साम्राज्य के सबसे बड़ी इकाई को देश एवं दूसरी प्रादेशिक इकाई को मुक्ति कहा जाता था। और मुक्ति के जो अधिकारी होते थे उसको ऊपरी कहा जाता था। ये VVCI चीज़ है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश भी बोलते थे। इसका जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। और हर्षवर्धन का जो राज्य मतलब यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था 606 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य वंश के जो संस्थापक थे पुलकेशिन द्वितीय ने, मतलब चाणक्य वंश के, चाणक्य नहीं चालुक्य होगा यहाँ पे शायद, चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। हर्षवर्धन के राजकवि वाणभट्ट थे। ये देखिए सवाल पूछा जाता है वाणभट्ट किसके राजकवि थे, तो वो हर्षवर्धन के ही थे, जिनकी कृति हर्षचरित, मधुवन, वासखैड़ा और संजान है। याद रखिएगा ये चीज़ों को। ह्वेन सांग की यात्रा वृत्तांत से में ली गई हर्ष की जानकारी मिलती है। ठीक, अगला पॉइंट है कि हर्ष के काल में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य अतिथि जो थे वो ह्वेन सांग ही थे। ये सवाल VVCI बहुत बार पूछा जा चुका है। और कि अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे कि पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक माने जाते हैं। महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो रथ शैली से वहाँ पे बनाया गया है। ये सवाल पूछा जाता है। द्रविड़ शैली में मंदिर प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ये सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है, इसका कोई पता नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला मतलब यहाँ पे टॉपिक की पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि ह्वेन सांग के शिक्षा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका शीलभद्र। अध्यक्ष मतलब वहाँ के प्रिंसिपल थे, जो प्राचार्य थे वहाँ का शीलभद्र थे। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आपका MCQs दिया गया है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हुआ था, तो वो हरिसेन। हर्षवर्धन किस वंश का था, तो वो पुष्यभूति वंश का था। मेहरौली का लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में स्थित है किसने बनवाया, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जैसे कि ऊपर में हम बताएं आपको। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कि ये होल अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 आता है और 14 नंबर चैप्टर 1-2 यही चीज़ बचा है। शायद 14 नंबर चैप्टर में कुछ वैसा इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट नहीं है। अब मतलब समझ सकते हैं कि क्लास 6 का आपका ये चैप्टर लास्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 13। इसमें दिया गया है आपका संस्कृति और विज्ञान। इसमें देखते हैं क्या कुछ आपका परीक्षा की दृष्टि से दिया गया है। कुमार संभवन में शिव पार्वती की प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। जो कुमार संभवम किसका रचना है, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवन एवं रघुवंशन यह कालिदास की रचनाएं हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा तो कि अभिज्ञान जो शकुंतलम है इसकी रचना किसने की थी, तो कालिदास ने की थी। मालविका निमिद्र जो ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक नाटक है, यह शुंग वंश के इतिहास पर आधारित नाटक था। मृक्षकटिकम का जो रचना किए थे वो शूद्रक ने की थी। और मुद्रा राक्षक एवं देवी चंद्रगुप्तम की जो रचना की थी वो विशाख दत्त ने की थी यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे राइट होता है आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की ओर, आपका कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे ही यहाँ पे आते हैं कि नागानंद और रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की थी। ये देखिए, ये जो रत्नावली हम बोल रहे हैं ना, ये रत्नावली इतनी बार पूछा गया है कि रत्नावली का रचना किसने की थी कि मतलब हम बता नहीं सकते हैं। प्रीवियस ईयर सवाल जब कराएंगे तो वहाँ पे देखिएगा, इसकी जो रचना की थी हर्षवर्धन। ये दोनों तीनों याद नहीं रखिएगा तो आप बस प्रियदर्शिका और रत्नावली ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कामसूत्र की रचना वत्सायन ने की थी और शिल्पकादिकारम की रचना इलंगो ने की थी। ये बुक्स का नाम सब याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। आर्यभट्ट ने सूर्य की खोज किया था तथा इन्होंने यह भी बताया था कि पृथ्वी गोल एवं अपनी धुरी पर नाचती है। सबसे पहले बार आर्यभट्ट ने बताया था ये चीज को। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। VVI है, आपसे सवाल बार बार ये पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे पॉइंट अगर देखते हैं तो दिया गया है कि भागलपुर बिहार का एक जिला है। सुल्तानगंज में बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा है। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 13 समाप्त होता है। और यहाँ से देख लेते हैं आपका इसमें क्या कुछ MCQ चैप्टर में आपका दिया गया है। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। यह क्या है, यह एक नाटक है। मंदिर का वह भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। दशावतार मंदिर में किस देवी देवताओं की प्रतिमा है? दशावतार के मंदिर कहाँ पे है जरूर बताइएगा। इसमें विष्णु जी की मूर्ति है वहाँ पे। ठीक है, इनमें से तमिल साहित्य कौन है? तो वो है शिल्पकादिकारम। शिल्पकादिकारम ये जो बुक यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी रचना किसने की थी? ऊपर में हम बताएं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इलंगो ने यहाँ पे की थी। जैसे यहाँ देखिए इलंगो ने किया था, आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं है आपका यहाँ पे कि इनमें से सबसे पहले रचना किस पुस्तक की हुई? तो सबसे पहले रचना मतलब वो वैदिक काल के बात में बात हो रही है, यानी कि ऋग्वेद आपका यहाँ पे राइट होता है। और चैप्टर नंबर 14 में आइएगा तो यहाँ पे लिखा गया है नो इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसमें आपका परीक्षा के दृष्टि से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपको समझने के दृष्टि से हो, लेकिन आपको समझना नहीं है, वहाँ पे परीक्षा को पास करना है। ठीक, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जैसे कि देख सकते हैं क्लास 7 का अतीत से वर्तमान। तो इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते आ गए हैं ना तो मान गए कि आपसे कोई नहीं जीत सकता है, आप विनर हो, आपका सिलेक्शन पक्का है भैया। आप यहाँ तक पहुँचना मतलब ही समझिए कि बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।